दीनानाथ अपने गांव की एक सुंदर सी लड़की संगीता से प्यार कर बैठा था। वो हर रोज संगीता के घर के सामने से निकलता। एक बार नहीं, कभी कभी तो 2-3 बार भी। जब तक संगीता उसे दिखाई नहीं देती, वो उस रास्ते के पीछे ही पड़ जाता। संगीता भी धीरे धीरे समझने लगी कि ये लड़का उसी के लिए इस तरफ के चक्कर लगाता रहता है। संगीता को भी उसका इंतजार रहने लगा। जब तक वो भी दीनानाथ को ना देख ले, उसका मन शांत नहीं होता। एक अजीब सी बेचैनी उसे परेशान करती रहती। अब रोज रोज के आने जाने से दीनानाथ को इतना तो समझ आ ही गया था कि उसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। संगीता उसे देखते ही शर्माकर अंदर भाग जाती, लेकिन अगले दिन उसी समय फिर से बाहर आकर बैठ जाती। एक दिन संगीता के पिता ने दीनानाथ पर नजर पड़ते ही उसे आवाज लगाई, ऐ लड़के इधर आ। दीनानाथ कुछ पल के लिए घबरा गया, परंतु फिर निडरता के साथ चलता हुआ संगीता के पिता के पास आकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या है काका, आपने मुझे क्यों बुलाया? इधर से रोज निकल कर कहाँ जाता है तू? दीनानाथ ने फिर उतनी हिम्मत से जवाब दिया, नहीं काका, कहीं नहीं जाता, केवल टहलने के हिसाब से ही घूमता रहता हूँ। अनुभवी श्याम प्रसाद सब कुछ समझते हुए भी अब उससे कुछ भी कहने में असमर्थ लग रहे थे। फिर भी उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या काम करते हो? अरे पहले ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीनानाथ है काका, और पेशे से मैं कुम्हार हूँ। मेरी खुद की एक छोटी सी दुकान है। मैं मेरे चाक के साथ व्यस्त रहता हूँ और मटके, गमले तथा मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ माँ है मेरे साथ, और वो मेरे काम में मदद करती है। मेरी बेटी संगीता से ब्याह करोगे? संगीता के पिता श्याम प्रसाद ने सब कुछ जानने के बाद उससे सीधा प्रश्न कर दिया और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। दीनानाथ के मन में पटाखे फूटने लगे। वो जो पूछना चाहता था, सामने से उस लड़की के पिता ने ही पूछ लिया। उसने अपने आप को और अपनी खुशी को नियंत्रित करते हुए कहा, काका मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मेरी गली के चक्कर लगाने की अनुमति भी ली थी क्या अपनी माँ से? दीनानाथ शर्मा गया और जाने लगा। जाते जाते वो बोला, काका शाम को माँ को लेकर आऊँगा। संगीता दरवाजे की ओट में छिपकर सब सुन रही थी। वो वहाँ से हटे उससे पहले उसके बाबा अंदर आ गए और उन्होंने संगीता को देख भी लिया। संगीता ने अपनी ओढ़नी का कोना मुंह में दबाया और शर्मा कर वहाँ से भाग गई। श्याम प्रसाद तो काफ़ी दिनों से दीनानाथ का आवागमन और अपनी लाडली का इंतजार करना देख ही रहे थे, इसीलिए वो तो सब जानते ही थे। उसी शाम को दीनानाथ अपनी माँ सुरेखा के साथ संगीता के घर पर आ धमका। श्याम प्रसाद अब तक अपनी पत्नी सरोजनी को सब कुछ बता चुके थे। वो भी खुश थी। दीनानाथ और सुरेखा के आते ही उन्हें आदर सत्कार से बिठाया गया। दीनानाथ और सुरेखा बेचैनी से संगीता के आने का इंतजार कर रहे थे। सुरेखा सोच रही थी कैसी होगी उसकी होने वाली बहू। कुछ ही समय में संगीता अपनी माँ के साथ एक हाथ में मिठाई और कचौरी से भरी प्लेट लेकर वहाँ आई। दीनानाथ की निगाहें संगीता के चेहरे पर अटक गईं, लेकिन उसकी अम्मा की आंखें संगीता के चेहरे से होते हुए उसके हाथों पर आकर अटक गईं। वो समझ गई कि इस लड़की का तो एक हाथ काम ही नहीं कर रहा है। उनका मन भारी हो गया और वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, सुरेखा बहन, ये है हमारी बेटी संगीता। संगीता सुंदर और सुशील, काम में निपुण। उनकी बात को बीच में काटते हुए एक दूसरी आवाज़ आई, दीनानाथ जी, संगीता का एक हाथ। इतना कहकर सुरेखा चुप हो गई। तब संगीता की माँ सरोजनी ने दुखी स्वर में कहा, जी हाँ सुरेखा बहन, संगीता का एक हाथ जन्म से ही खराब है, लेकिन वो सब कुछ कर लेती है। सुरेखा अपने बेटे दीनानाथ की तरफ देखने लगी। वो सोच रही थी कि बस अब अगले ही पल दीनानाथ उठकर खड़ा हो जाएगा और फिर वो कहेगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इसी बीच दीनानाथ की आवाज़ आई। संगीता शांत खड़ी इसी आवाज़ का इंतजार कर रही थी।
दीनानाथ ने कहा, काका मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किसी को भी कुछ पलों तक अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सुरेखा ने अचरज भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखा। तब दीनानाथ ने कहा, अम्मा, प्यार किया है मैंने इस लड़की से, और यदि विवाह के बाद ऐसा कोई हादसा हो जाता तो क्या माँ, मैं इस रिश्ते के लिए 100% खुशी के साथ तैयार हूँ। सुरेखा ने उठकर संगीता के हाथ में शगुन का नारियल रखते हुए उसको चूम लिया। वो अपने बेटे के इस निर्णय पर खुश थी। उसके 10 दिनों के अंदर ही उनके घर में शहनाई बजी। दोनों परिवार बहुत अधिक संपन्न नहीं थे, लेकिन सीमित साधनों में खुशियों को बटोरना जानते थे। इन्हीं खुशियों के साथ दीनानाथ और संगीता का गठबंधन हो गया। उसका छोटा सा सुंदर परिवार था। संगीता अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी। सुरेखा भी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहती थी। अपनी माँ और पत्नी के बीच इस प्यार भरे रिश्ते से दीनानाथ भी बहुत अधिक खुश रहता था। इन्हीं खुशियों में उस समय 4 चांद लग गए जब संगीता ने उसके गर्भवती होने की खबर सुनाई। उनके छोटे से परिवार में जल्दी ही एक छुटकी भी आ गई और उसका नाम उन्होंने राधिका रखा। दीनानाथ खूब मेहनत करके एक से एक मिट्टी के बर्तन बनाता था। राधिका उसी के साथ उस मिट्टी में खेलते कूदते बड़ी हो रही थी। जब वो गर्भ में थी तब संगीता अपने पति को चाक घुमाते हुए देखती तो उसका मन भी करता कि वो भी दीनानाथ की तरह चाक घुमा सके, लेकिन उसके हाथों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। ये दर्द हमेशा ही संगीता को सताता था, रुलाता था। गर्भ में पल रही राधिका शायद अंदर ही अपनी माँ के आंसुओं को महसूस करती थी, उसके दर्द को समझती थी। राधिका ने मानो पेट के अंदर से ही अपनी माँ की इस भावना को पहचान लिया था। उसे भी अपने पिता की तरह चाक से बहुत प्यार था। जब से उसने चलना सीखा तब से ही बार बार चाक के पास जाकर अपने पिता को घंटों निहारा करती थी। दीनानाथ कहता, अरे राधिका, इतनी मगन होकर क्या देखा करती है ये खिलौने, चल तू भी ले लेना जितने चाहिए उतने। धीरे धीरे राधिका बड़ी होने लगी। जब राधिका केवल 10 वर्ष की थी तब एक दिन अचानक उसको चाक घुमाता देखकर दीनानाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ऐसा लग रहा था मानो राधिका ऐसी अद्भुत कला अपने साथ खून में समेट कर ले आई है। राधिका के हाथ चाक पर इस तरह घूम रहे थे मानो महीनों का अभ्यास करके आई हो। मिट्टी का वो खिलौना ऐसा रूप ले रहा था जैसा कि खुद दीनानाथ बनाया करता था। इतनी छोटी उम्र और छोटे छोटे हाथों से ये हो पाना असंभव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य ही था। दीनानाथ ने आखिरकार राधिका से पूछ ही लिया, अरे राधिका, ये तू कब और कैसे सीखी है? बाबूजी, मैंने ये आपको देख देख कर ही तो सीखा है। जब आप चाक पर काम करते हो मैं आपको ही देखती रहती हूँ। अरे राधिका, पढ़ाई लिखाई कर ले, वरना पूरी उम्र मेरी तरह मिट्टी से ही दोस्ती करनी पड़ेगी तुझे भी, समझी? राधिका ने जवाब दिया, बाबूजी, मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है। ये हमारा खानदानी धंधा है, इसे हमें आगे ले जाना चाहिए ना माँ। अरे राधिका, 2 वक्त की रोटी के अलावा और हमें इनसे मिलता ही क्या है? तभी संगीता ने कहा, राधिका, तू बस पढ़ लिख ले। अरे माँ, जाती तो हूँ मैं स्कूल, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगी और हमारी कला को भी जीवित रखूँगी, उसे भी सम्मान दूँगी। अम्मा, हमारी वजह से ही तो लोग मटकों का ठंडा पानी पी पाते हैं। अरे राधिका, फ्रिज खा गई है हमारे मटकों को, तू कहाँ की बात लेकर बैठी है? पर माँ, सबके पास फ्रिज खरीदने के लिए पैसे कहाँ होते हैं, हमारे पास भी नहीं है। गरीब लोगों को तो हम ठंडा पानी पिलाते हैं ना, बोलो। हम मेहनत करके नई नई चीज़ें बनाएंगे तो लोग ज़रूर खरीदेंगे, देख लेना। उसकी नन्ही जुबान से ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके बाबूजी दीनानाथ तो मुस्कुरा दिए, लेकिन माँ को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे ये वर्ष भी पूरा हो गया और राधिका अब 11 वर्ष की हो गई। वो स्कूल से आते ही अपने बाबूजी के साथ चाक पर काम करने लग जाती और उसकी कलाकारी देख दीनानाथ का सीना चौड़ा हो जाता। एक दिन जब दीनानाथ बाजार से लौटा तो घर में राधिका को ना देखकर उसने संगीता से पूछा, संगीता, राधिका कहाँ है? वो पीछे आंगन में अपने बनाए खिलौनों पर रंग लगा रही है। अरे बड़ी सुंदर चित्रकारी की है उसने, चलो तुम भी देखो। दीनानाथ ने बाहर आकर देखा तो उनकी आंखें
वो चित्रकारी देखकर अचरज में पड़ गईं। उन्होंने राधिका से कहा, राधिका, आज तेरे बनाए इस छोटे से सुंदर लोटे से मुझे पानी पिला दे। हाँ बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए राधिका उस छोटे से मटकी जैसे लोटे में पानी भर लाई। राधिका के बनाए सुंदर लोटे को दीनानाथ ने बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। उन्होंने पानी पीकर एक बहुत गहरी सांस ली। उस गहरी सांस के साथ ही उनके हृदय ने उन्हें धोखा दे दिया। दीनानाथ ने वक्त से पहले ही इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। राधिका की मां संगीता आंसू बहाते हुए चिंता में सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। दीनानाथ ने तो आधी राह में ही धोखा दे दिया, अकेला छोड़ गए माँ बेटी को। वो स्वयं एक हाथ से अपंग है और राधिका अभी बच्ची है। ये कैसी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला। इसे ही तो कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत दुख था, लेकिन अपने हाथों पर उसे विश्वास भी था। वो सब कर लेगी, बस यही सोच उसे मजबूती दे रही थी। संगीता ने अपनी बेटी के पास आकर कहा, राधिका, अब हमारा क्या होगा बिटिया? फिर अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, मैं तो लाचार हूँ, जैसे तैसे घर का काम कर लेती हूँ। राधिका ने अपनी माँ को प्यार से निहारते हुए कहा, अम्मा रो मत, बाबूजी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। मैं हूं ना, मैं सब कर लूँगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। संगीता को नन्ही राधिका की बातों पर विश्वास नहीं था। वो जानती थी कि खुशी से 2-4 बर्तन बना लेना अलग बात है और जीविका चलाने के लिए घंटों चाक घुमाना आसान काम नहीं है। उसे लगा कि राधिका जोश में ऐसा कह रही है। दीनानाथ के गुजर जाने के बाद चौथे दिन सुबह सुबह जब संगीता अपनी खोली से बाहर आने के लिए उठी तो उसकी नज़र राधिका के बिस्तर की तरफ गई। लेकिन रोज की तरह आज राधिका अपने बिस्तर पर नहीं थी। ये तो उसका घोड़े बेचकर सोने का समय था। बाहर से कुछ आवाज़ आई तो संगीता ने बाहर आकर देखा। वो ये देखकर हैरान थी कि राधिका ने मिट्टी बांध ली थी और वहाँ पर बैठकर बर्तन बना रही थी। राधिका के चौक पर चलते हाथों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो दीनानाथ के हाथ हो। बिल्कुल दीनानाथ की ही तरह राधिका के हाथ चौक पर घूम रहे थे। संगीता ने सोचा, बच्ची है, अभी कुछ ही देर में आवाज़ लगाएगी, अम्मा भूख लगी है, खाना दो। काफ़ी समय तक संगीता उस आवाज़ का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आवाज़ नहीं आई। तब संगीता ने हाथ से तवे की रोटी को पलटाया और आवाज़ लगाते हुए बाहर आई, अरे राधिका, सो गई क्या? आज भूख नहीं लगी तुझे? कहते ही उसकी नज़र राधिका पर पड़ी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना ही नहीं रहा। राधिका अभी भी उतनी ही एकाग्रता के साथ चौक घुमा रही थी और छोटे छोटे खिलौने, मटके आदि बना रही थी। संगीता उनके पास गई और कहा, बिटिया थक जाएगी, चल कुछ खा ले। ये सब तुझसे नहीं हो पाएगा, पढ़ लिख ले। अम्मा आज छुट्टी है, कल मैं स्कूल जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अरे पर तू थक जाएगी बिटिया। राधिका ने वो मटका पूरा करते हुए कहा, अम्मा जिस काम में मज़ा आता है उसमें थकना कैसा? थकान तो मुझसे कोसों दूर है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे राधिका एक से बढ़कर एक मिट्टी के बर्तन, चिलम, खिलौने, मटके आदि सब कुछ बनाने लगी। खाना खाते समय एक बार फिर संगीता ने कहा, राधिका, ये काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ लिख कर काम पर लग जाएगी तो दोनों वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये तेरा शौक़ है, पर ये शौक़ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अम्मा, मैं अच्छे से पढ़ाई तो ज़रूर करूँगी, पर ये काम नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाऊंगी, फटे कपड़े भी नहीं पहनाऊंगी। बस अम्मा, मुझे ये करने दो, मना मत करो। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अगले 4 माह बाद शहर में मेला लगने वाला था, जहाँ राधिका अपने पिता के साथ जाती थी। दीनानाथ की दुकान वहाँ खूब चलती थी। शहर के लोग मिट्टी के बर्तनों की तरफ आकर्षित होकर दुकान पर आते और कुछ न कुछ खरीद कर भी ले जाते। राधिका को याद था कि मेले का समय नज़दीक आ रहा है। वो स्कूल से लौटते ही चाक पर काम करने बैठ जाती। अब तक संगीता ने भी हार मान ली थी। वो अब उसे कुछ नहीं कहती। संगीता ने उसके स्वयं के मन को समझा दिया था कि करने दे उसे उसके मन की। जब मन भर जाएगा तो खुद ही छोड़ देगी। संगीता उसके मन में चाहे जो भी सोच रही हो, लेकिन राधिका का इरादा अटल था।
मेले में जाने के उत्साह ने उसे और भी अधिक जोश से भर दिया था। धीरे धीरे राधिका ने बहुत सारे बर्तन और मटके बना दिए। वो उन पर रंग भरकर सुंदर चित्रकारी भी करने लगी। यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर किसी का जन्म होता है और मेहनत करने की चाह होती है तो कला हाथों से निकलकर कलम, पेंसिल या चित्रकारी करने के ब्रश तक अपने आप ही पहुंच जाती है। राधिका तो जैसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर ही पैदा हुई थी। मेले का समय नजदीक आते जा रहा था। राधिका को रात को सपने में कई बार अपने पिता दीनानाथ दिखाई देते थे। उसे दिखाई देता था कि कैसे बाबूजी बहुत सारा सामान लेकर मेले में बेचने जाते थे। यही तो उनकी दिवाली होती थी, जब उनके घर में लक्ष्मी माता की प्रसन्नता और हाजिरी दिखाई देती थी। अब बस उसे भी मेले में जाना था और वहां अपनी दुकान लगाना था। एक रात को सपना देखने के बाद सुबह उठते ही उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा आप शहर चलने की तैयारी कर लो, मेले का समय आ गया है। ये क्या कह रही है राधिका तू? तेरे बाबूजी के बिना हम ये सब नहीं कर सकते बिटिया। क्यों नहीं कर सकते अम्मा? मैं हूं ना, मैं करूंगी। अरे पगली, इतनी भीड़ में कौन तेरी दुकान पर नजर डालेगा? कौन खरीदेगा तुझसे? क्यों अम्मा, क्यों नहीं खरीदेगा कोई? बाबूजी से खरीदते थे तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मेरा काम अच्छा नहीं है? नहीं नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। तेरे बनाए मिट्टी के बर्तनों में कोई कमी नहीं है, बल्कि तेरे बाबूजी से भी अच्छे बनाती है तू। पर मेले में जाकर दुकान लगाना आसान नहीं है। आसान नहीं है ऐसा सोचकर घर बैठने से अच्छा है अम्मा हम कोशिश तो करें, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। राधिका की जिद के आग सामने संगीता की एक नहीं चली और उसे राधिका की बात माननी ही पड़ी। संगीता ने कहा, तू बहुत जिद्दी है राधिका, चल जाने की तैयारी करते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। संगीता की हाँ सुनकर राधिका की खुशी 7वें आसमान पर थी। अब उसने और ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। मेला लगने के एक दिन पहले ही संगीता और राधिका अपने साथ बहुत सारे खिलौने, रंग बिरंगे मटके तथा मिट्टी के बर्तन आदि लेकर मेले के स्थान पर पहुंच गए। ये मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं था। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग आते थे। हजारों की भीड़ एकत्रित होती थी। 4 दिन चलने वाले इस मेले में आकर लोग एक नया जीवन जी लेते थे। कोई तनाव नहीं, खाना पीना, अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदना, मस्ती करना, बच्चों को झूला झुलाना। रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होते थे ये दिन। कहीं जादू का खेल, कहीं कठपुतली का नृत्य, तो कहीं ढोलक मंजीरे पर कुछ लोग गाना गा रहे होते। कहीं रस्सी पर कोई छोटी सी बच्ची चल रही होती। छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानें लगी रहती। जीवन की आपाधापी के बीच एक परिवर्तन लाने के लिए ये मेला बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया था। जिस मेले का इंतजार राधिका कर रही थी, उस मेले में आने की चाह आसपास के गांव के लोगों में भी उत्साह भर रही थी। मनोहर उसी शहर में रहने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इस मेले के बारे में पता चलते ही उन्हें भी उनकी बेटी रीमा को ये शानदार मेला दिखाने की इच्छा हो गई। जब उनके घर में रीमा को मेला दिखाने की बात चल रही थी, तब उनकी मम्मी नैन्सी ने उनसे कहा, रीमा, अपने शहर में एक बहुत ही सुंदर मेला लगा है, तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तुम श्याम अंकल के साथ मेला देखने चली जाना। रीमा ने कहा, नहीं मम्मा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे तो पापा के साथ ही जाना है। मनोहर ने कहा, नहीं बेटा, ये संभव नहीं है। नहीं पापा, मुझे आपके साथ चलना है या फिर जाना ही नहीं है। रीमा, बहुत काम है ऑफिस में बेटा, काम काम काम, वो तो हमेशा ही रहता है। कहते हुए 10 वर्ष की रीमा ने रोना शुरू कर दिया। अपनी लाडली बेटी के आंसू कहाँ देख सकते थे मनोहर। उसके आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने कहा, रो मत रीमा, चलो तैयार हो जाओ, इस बार हम भी तुम्हारे साथ मेला देखने चलेंगे। मनोहर ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, इस बच्ची के सामने मेरी कहाँ चलने वाली है। रीमा को तो बस अपने पिता की हाँ सुनने की देर थी। वो तुरंत ही तैयार होकर आ गई। उसके बाद अपने ड्राइवर भोला के साथ वो दोनों मेला देखने आ गए। भोला ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी
मनोहर और रीमा मेला देखने अंदर चले गए। उधर राधिका को मेले में एक वृक्ष के नीचे जगह मिल गई। उसने अपनी माँ की मदद से उनकी देखरेख में सारा सामान जमा लिया। राधिका ने वहाँ पर अपने चाक का इंतजाम भी कर लिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होकर उसकी तरफ आएं। राधिका के पिता दीनानाथ ने कभी वहाँ पर अपना चाक नहीं रखा था, लेकिन राधिका के छोटे से दिमाग में ये बात जरूर थी कि उसके नन्हे हाथों को चाक पर घूमता देखकर लोग जरूर आकर्षित होंगे। छोटे छोटे हाथों वाली नन्ही राधिका के हाथ भले ही छोटे थे, पर उसकी सोच बड़ी थी। मेहनत का सोने के साथ ही साथ वो आत्मविश्वास की भी धनी थी। रीमा अपने पापा के साथ मेले का उछलते कूदते आनंद ले रही थी। कभी झूलों पर बैठती, कभी कठपुतली का नृत्य देखती। मनोहर उसे खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान में ले गए, लेकिन रीमा को वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सब तो पहले से ही उसके पास था। घूमते घूमते वो राधिका की छोटी सी दुकान के पास आई। वहाँ चाक पर चलती राधिका के हाथों को देखकर उसके कदम वहीं पर रुक गए और आंखें राधिका के हाथों पर अटक गईं। 2 पल के बाद उसे मिट्टी से बने रंगीन सुंदर खिलौने दिखाई दिए तो उसने मनोहर से कहा, पापा मुझे ये खिलौने चाहिए। रीमा, ये मिट्टी के बर्तन लेकर क्या करेगी, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा अच्छे खिलौने दिलवाऊंगा। इतना कहते ही मनोहर के मोबाइल की रिंग बजने लगी। मनोहर ने देखा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल थी। मनोहर ने फ़ोन उठाने के लिए रीमा की उंगली जो उन्होंने पकड़ रखी थी उसे छोड़ा। बात करने की धुन में वो आगे निकल गए और रीमा वहीं राधिका की दुकान के सामने खड़ी रह गई। वो उन खिलौनों की तरफ इतनी आकर्षित हो गई कि उसे अपने पापा के चले जाने का आभास ही नहीं हुआ। कुछ ही पलों में राधिका और संगीता की नज़र रीमा पर पड़ गई। संगीता ने उसे देखते ही पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? रंग बिरंगे खिलौनों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वो खिलौने चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? तुम किसके साथ आई हो? ये है ना मेरे पापा। कहते हुए रीमा ने जैसे ही अपनी नज़र घुमाई, वहाँ मनोहर तो थे ही नहीं। रीमा घबरा गई और पापा पापा कहते हुए रोने लगी। तब संगीता और राधिका भी घबरा गए, क्योंकि वो दोनों समझ गए कि ये बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई है। संगीता ने रोती हुई रीमा को बड़े ही प्यार के साथ अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, डरो नहीं बिटिया, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? रीमा, उसने रोते हुए कहा। राधिका के हाथ अब भी चाक पर घूम रहे थे। राधिका भी थी तो उसी की उम्र की, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं परिपक्व थी, जिसका कारण था हालात। खैर, राधिका ने उससे कहा, देखो मैं कैसे बर्तन बनाती हूँ, इसके ऊपर तुम भी बनाओगी रीमा। राधिका चाह रही थी कि किसी तरह से वो रोना बंद कर दे। राधिका का उससे ये प्रश्न पूछना काम कर गया और रीमा अब राधिका के पास आकर बैठ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़कर चाक पर रखा। रीमा दंग होकर चाक को देख रही थी और अब धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। उधर मनोहर का बात करना खत्म होते ही उन्होंने कहा, चलो रीमा, तुम्हें ये सब बड़े वाले झूले। पीछे देखते ही मनोहर ने आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मनोहर की आंखों से अश्क बहने लगे। इतनी भीड़ में कैसे ढूंढूं अपनी बेटी को, ये प्रश्न उन्हें खून के आंसू रुला रहा था। बात करते करते वो काफ़ी आगे निकल गए थे। लगभग 10 मिनट हो चुके थे। उन्हें तो याद ही नहीं था कि रीमा उस मिट्टी के खिलौने की छोटी सी दुकान पर रुक गई होगी। वो जहाँ से चलकर आए थे उसी तरफ उनके कदम वापस मुड़ गए। ये समय उन्हें वर्षों लंबा लग रहा था। हर पल इतना भारी लग रहा था जिसका वजन उठाने में उनके पैर कांप रहे थे। जहाँ वो थे वहाँ से राधिका की दुकान तक पहुँचने में जो उन्हें समय लगा, वो उनके जीवन का सबसे दर्दनाक समय था, जिसे दर्द भरा बनाने में वो स्वयं को ही जिम्मेदार समझ रहे थे। इन 15 मिनटों में उन्होंने न जाने क्या क्या सोच लिया। राधिका की दुकान के नज़दीक पहुंचते ही मनोहर को उनकी बेटी चौक पर बैठी मुस्कुराती हुई दिखाई दे गई। उसे देखते ही उनके बेचैन मन को चैन मिला। वो सुकून उन्हें उस समय स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। रीमा के हाथ मिट्टी से सने हुए थे। राधिका और संगीता दोनों उनके पास बैठे उससे बातें कर उसे बहलाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए थे।
संगीता दोनों बच्चियों को अपने हाथों से बिस्किट खिला रही थी। यह दृश्य देखकर मनोहर का मन राधिका और संगीता का एहसानमंद हो गया। उन्होंने वहां आते ही आवाज दी, रीमा मेरा बच्चा। रीमा ने खुश होकर दौड़ते हुए मनोहर के पास आकर मिट्टी वाले हाथों से गोदी में चढ़कर कहा, पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। पापा ये राधिका है, देखो कितने अच्छे खिलौने बनाती है, ये मुझे भी सिखा रही थी। संगीता ने उठते हुए कहा, साहब जी माफ़ कर दीजिए, आपकी बच्ची रो रही थी इसीलिए उसे फुसलाने के लिए इस मिट्टी में। अरे ऐसा मत कहिए आपने तो आज मुझ पर वो एहसान कर दिया है जिसका कर्ज तो मैं जीवन में कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। मनोहर ने रुमाल से अपने आंसुओं की बहती धारा को रोकते हुए कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसा अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ आपने मेरी बच्ची को यहाँ रोक लिया, वरना इस भीड़ में न जाने वो कहाँ गुम हो जाती, उसके साथ न जाने क्या अनहोनी हो जाती। सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। मनोहर के बहते आंसुओं और उनके दुख का एहसास संगीता को हो रहा था। वो गलती से हुए उनके उस दर्द को समझ रही थी जो अनजाने में ही उनसे हो गई थी। अपने एक ही हाथ से हाथ जोड़ने की कोशिश करते हुए उसने कहा, साहब जी हम जानते हैं आप अपनी बेटी को ढूंढते हुए इधर जरूर आएंगे। जब तक मनोहर की नज़र राधिका के बनाए सुंदर रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों पर पड़ गई। उन्होंने उन खिलौनों और बर्तनों को तब ध्यान से देखा तो उनके मुंह से निकल गया, वाह अद्भुत, कितने सुंदर बर्तन, खिलौने और ये मटके हैं। संगीता की तरफ देखते हुए मनोहर ने पूछा, ये सब किसने बनाए हैं? संगीता कुछ बोलती उससे पहले राधिका ने कहा, अंकल जी ये सब मैंने बनाए हैं। लेकिन राधिका की बात सुनने से पहले ही मनोहर ने संगीता से कहा, आप बहुत बड़ी कलाकार हैं, क्या सफाई से बनाया है आपने ये सब? नहीं साहब, ये सब तो मेरी बेटी का राधिका ने बनाए है, मेरा तो साहब एक हाथ ही टूटा हुआ है। मनोहर ने एक बार फिर नज़र उठाकर देखा, बिल्कुल उनकी रीमा की उम्र की छोटी सी बच्ची में इतनी मेहनत, कैसे वो दंग थे, इतनी कला, इतनी लगन। उन्होंने देखा राधिका के हाथ चाक पर मानो जादू कर रहे थे। उनकी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही थी। उन्होंने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? आते हुए राधिका ने अपने मिट्टी वाले हाथों को पानी की बाल्टी में डुबोया और वहीं पड़े एक कपड़े से हाथ पोंछते हुए उसने कहा, मेरा नाम राधिका है अंकल, तुम तो बहुत सुंदर बर्तन बनाती हो, क्या उम्र है तुम्हारी? अंकल मैं 11 साल की हूँ। उनकी राजकुमारी भी तो इसी उम्र की है, पर कितना फ़र्क है दोनों में। वो जानते थे कि ये फ़र्क दौलत और मजबूरी के कारण है। तब उन्होंने रीमा से कहा, बेटा तुम्हें जो भी खिलौने पसंद है सब ले लो। सच पापा? हाँ बेटा, मनोहर ने संगीता की तरफ देखकर पूछा, आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पास में एक छोटा सा गांव है, वहीं रहते हैं। इसके पिता वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सब तुम्हारी बेटी को किसने सिखाया है? राधिका ने बीच में ही कहा, अंकल ये सब मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है। कैसे बेटा? उन्हें देख देख कर संगीता ने बीच में ही कहा, साहब वो तो सिर्फ मटके दिए और चिलम ही बनाते थे, ये सब तो इसने न जाने कैसे खुद से ही सीख लिया, मैं खुद हैरान हूँ। बनाने के बाद खुद ही रंग भरकर चित्रकारी भी करती है। अपने चश्मों को आंखों पर चढ़ाते हुए मनोहर ने संगीता से कहा, आपकी बेटी बहुत होनहार है, ऐसा लगता है माँ सरस्वती ने इस बच्ची के हाथों में भर भर कर कला बांट दी है। मैं तुम्हारे इन खिलौनों, मटकों आदि सभी वस्तुओं को बेचने के लिए शहर में एक बड़ी दुकान बना कर दूंगा, तुम वहाँ से अपना ये सामान बेचना। साहब जी आप ये सब क्या कह रहे हैं? इतना एहसान आप हम पर क्यों? ये एहसान नहीं है, ये तो एक लड़की की कला का मान सम्मान है, और आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसका कर्ज तो मैं अपनी पूरी दौलत देकर भी नहीं उतार सकता। लेकिन हाँ, इस बच्ची को आगे बढ़ने का अवसर जरूर देना चाहता हूँ, जिसकी वो सच में हकदार है। तुम्हारे खिलौनों का तुम्हें शहर में बहुत ज़्यादा दाम मिलेगा। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम कर जाते हैं कि सामने वाला देखकर अचरज में पड़ जाता है। इस बच्ची में भी वही गुण है। राधिका के हाथों से बने इतने सुंदर बर्तन देखने के बाद मनोहर के मन में एक प्रश्न उठा
और उसका जवाब जानने के लिए उन्होंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ राधिका, आप स्कूल जाती हो या नहीं? जाती हूँ अंकल, मेरे बाबूजी कहते थे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ाई भी करूँगी और हमारी इस कला को जिंदा भी रखूँगी। उसके बाद मनोहर ने उन्हें अपनी कार में बिठाकर उनके घर तक छोड़ दिया। जाते समय मनोहर ने कहा, संगीता जी मैं अगले हफ्ते मेरे ड्राइवर को भेजूँगा, आप लोग शहर आ जाना, वहाँ राधिका के लिए मैंने कुछ सोचा है। संगीता ने कहा, ठीक है साहब। राधिका ने पूछा, अंकल क्या होगा शहर में? बेटा तुम आओ तो सही फिर देखना। संगीता ने कहा, साहब जी अंदर आइए, चाय पीकर चले जाना। नहीं संगीता जी, अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी। मनोहर ने अगले हफ्ते उन्हें शहर बुला लिया। शहर के सबसे महंगे इलाके में उनकी एक दुकान खाली पड़ी थी, जिसे वो किराए पर दे दिया करते थे। वो दुकान उन्होंने राधिका को देने का मन बना लिया। संगीता और राधिका के लिए उन्होंने उसी ड्राइवर को लेने उनके घर भेज दिया था, जो उस दिन उनके साथ था। जब राधिका और संगीता उनके घर आए, तब रीमा की मम्मी नैन्सी और मनोहर ने बड़े ही आदर सत्कार से उन्हें बुलाया और बिठाया। नैन्सी को भी मनोहर ने उस दिन का पूरा किस्सा सुना ही दिया था। वो भी उनसे मिलकर उन्हें धन्यवाद कहना चाहती थी। नैन्सी ने संगीता के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बेटी को उस दिन बचा लिया। नहीं नहीं, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, हमारी भी छोटी सी बच्ची है मेम साहब। बेटी के गुम होने की पीड़ा इंसान को जीने नहीं देती, ये तो हमारा फर्ज था। रीमा राधिका को अपने कमरे में ले गई। उसका कमरा देखकर राधिका बहुत हैरान थी। इतना सुंदर कमरा उसने पहली बार देखा था। उस कमरे में अपने हाथों से बनाए खिलौने रखे देखकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मनोहर उन्हें लेकर उस दुकान पर गया जो उन्होंने राधिका के नाम कर दी थी। संगीता ने दुकान को देखते ही कहा, साहब जी आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? संगीता जी ये आपकी बेटी राधिका की दुकान है, आप ये क्या कह रहे हैं? संगीता जी बस आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ गांव में जो वस्तु 50 रुपए में आप बेचते थे, यहाँ वही चीज़ 500 में बिकेगी। राधिका और संगीता हैरान होकर दुकान को देखे ही जा रहे थे। उन्हें इस समय दीनानाथ की बहुत याद आ रही थी। राधिका को दुकान और मनोहर के रूप में एक गॉडफादर मिल गए, साथ ही रीमा जैसी प्यारी सी दोस्त भी। अब राधिका और संगीता ने दुकान को खूब सुंदर तरीके से सजाया। इस दुकान में रंग बिरंगे बर्तन, मटके, भांति भांति की नई नई वस्तुएं थी, जो छोटी सी राधिका के खून पसीने से बनी थी। ये एक छोटा सा स्टार्टअप था जो छोटी सी राधिका ने अपने छोटे छोटे हाथों से शुरू किया था। उसकी मेहनत, लगन, महत्वाकांक्षा और भाग्य ने उसके छोटे से गांव के इस व्यवसाय को अब शहर तक पहुंचा दिया था। उसकी ये कला दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और राधिका बड़ी होती जा रही थी। वो अब मिट्टी की मूर्तियां भी बनाने लगी। गणपति की मूर्तियां गणेश चतुर्थी के समय खूब बिकती थी। माँ दुर्गा की मूर्तियां नवरात्रि में जोर शोर से लोग खरीदने आते थे। मूर्तियां तो शहर से बाहर दूसरे शहर के लोग भी उसकी दुकान से खरीद कर ले जाते। बड़े बड़े पांडाल जो गणेश जी और दुर्गा जी की स्थापना करते थे, उनके ऑर्डर महीनों पहले राधिका को मिल जाते थे। गांव की वो छोटी सी राधिका बड़ी होते होते शहर की जानी मानी राधिका मैम बन गई थी, जिसकी बनाई मिट्टी की सभी वस्तुएं खूब बिकती थी। अपनी बेटी की सफलता देखकर संगीता को याद आता कैसे राधिका ने एक दिन उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा था, अम्मा मुझे मना मत करो, कोशिश तो करने दो। ये सोचते ही संगीता को लगता, अच्छा हुआ जो उसने राधिका को उसकी मर्जी से ये सब करने दिया। आज उसकी राधिका से राधिका मैम बन गई है। एक शोरूम तो मनोहर ने राधिका को दिया ही था, लेकिन शहर में अगला शोरूम राधिका ने खुद की मेहनत के कमाए पैसों से खरीदा था। 10-20 रुपए की चीज़ों से शुरू होने वाला राधिका का ये व्यवसाय आज लाखों की कमाई कर रहा था। लेकिन आज भी राधिका बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो अपने छोटे से गांव में हुआ करती थी। उतनी ही विनम्र, उतनी ही सीधी और सादगी से जीवन यापन करने वाली। उसके प्रतिद्वंदी भी थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके आगे बढ़ते कदमों की रफ्तार को रोकने की बहुत कोशिश की, पर रोक नहीं सके। उसके मजबूत इरादों को कोई भी रोक नहीं पाया। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम के साथ आगे बढ़ती रही।
राधिका के जीवन में मनोहर उसे गॉडफादर के रूप में मिले थे, जिन्होंने उसका साथ देकर उसकी राह को आसान बना दिया। राधिका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि यदि मनोहर अंकल उसके जीवन में नहीं आते तो ये सब संभव नहीं हो पाता। राधिका भी चाहती थी कि वो भी ऐसे ही किसी को जो इस काबिल हो, जिसमें मेहनत और इच्छा शक्ति को उसको आगे बढ़ा सके। इसी सोच के कारण वो अपनी माँ संगीता के साथ साल में एक बार अवश्य ही गांव जाया करती थी कि कभी उसे कोई ऐसा दिख जाए जिसमें अपनी इस कला के लिए उसकी तरह जुनून हो। राधिका चाहती थी कि फ्रिज और दिवाली पर बिजली की चमकती लड़ों के इस दौर में उनका ये कमज़ोर व्यवसाय ना हो पाए। उसे तो बचपन से ही अपनी इस कला से बेहद प्यार था। वो चाहती थी कि उनकी आने वाली नई पीढ़ी इस कला को जीवित रखे। इसीलिए वो इस व्यवसाय के कमज़ोर और गरीब वर्ग की हमेशा मदद करती थी। गॉडफादर के रूप में मनोहर का जो साथ उसे मिला, उसे वो भगवान का वरदान समझती थी और एक कर्ज भी समझती थी। वो किसी की गॉडफादर बनकर इस कर्ज को उतारना चाहती थी। आज उसके पास अवसर था, पैसा भी था और किसी को आगे बढ़ाने की चाह भी थी। कई वर्षों के इंतजार के बाद एक दिन जब वो गांव से वापस जा रही थी, तब लौटते वक्त उसकी नज़र एक जगह पर आकर रुक गई। वहाँ एक छोटा सा लगभग 10 वर्ष का लड़का इस तरह से चौक पर अपने हाथ चला रहा था जैसे राधिका खुद चलाती थी। राधिका का पांव गाड़ी के ब्रेक पर अपने आप ही चला गया। वो गाड़ी से उतरकर उस बच्चे के पास आई जहां उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए थे। राधिका को अपने आंगन में खड़ा देखकर उन्हें खुशी के साथ अचरज भी हो रहा था। राधिका ने उस बच्चे और उसके माता पिता से बात की और उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। इस तरह आज राधिका की किसी का गॉडफादर बनने की इच्छा भी पूरी हो गई। राधिका ने तो उस बच्चे की गॉडफादर बनकर भगवान का वो कर्ज उतार दिया जो भगवान ने उसे उपहार स्वरूप दिया था। राधिका हर वर्ष शहर के मेले में अपनी दुकान लगाती थी। इस मेले में हर वर्ष उसकी दोस्त रीमा भी उसके साथ जरूर आती थी, क्योंकि इस मेले से दोनों की ही यादें जुड़ी हुई थी। जहां यदि रीमा को अपना बचपन दिखाई देता जो सिर्फ राधिका और संगीता की वजह से सुरक्षित था, वहीं उस मेले में राधिका की आंखों से बचपन वाला दृश्य वहीं दृष्टिगोचर होता जब उसे वहां मनोहर अंकल और रीमा मिले थे। मनोहर अंकल तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी तस्वीर राधिका के शोरूम में अपने पिता के साथ लगी होती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।